तो हमेशा की तरह जो 7-8 घंटे हर साल में हमारे ज़ाया होते हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आज भी हो गए। और कौम का वक्त ज़ाया करने की जो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी दौर में लोड शेडिंग के ज़रिए होती थी, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़रिए होती है, क्योंकि वो आपको एज तक पहुँचा कर ये दिखाते हैं कि हम यहाँ से भी हार सकते हैं। तो आज जो हमने खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी है, 9th एशिया कप इंडिया ने जीत लिया और पाकिस्तान उसके मुकाबले में सिर्फ 3 जीत चुका है। आज चौथे का चांस था लेकिन अपने हाथ से गिफ्ट कर दिया। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि किस तरह 10 ओवर्स और 11 ओवर्स में 102 रन, 9 विकेट्स हाथ में, और उसके बाद में 9 ओवर्स खेल के पूरी टीम भी आउट हो गई और 27-28 स्कोर से ऊपर स्कोर नहीं किया इन्होंने। हिस्टोरिक कोलैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम एट दिस लेवल में भी, कि एक टीम ऐसा स्टार्ट लेकर इस तरह कोलैप्स कर जाए। और जो सबसे बेहतरीन किरदार इस पूरी एपिसोड में एशिया कप में प्ले किया वो सलमान अली आगा ने किया, जिनके बारे में ये तो चलें आपको शायद ना समझ आए कि वो टीम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि T20 टीम में उनकी दूर दूर तक तकरीबन 100-200 मील तक भी उनको करीब नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कप्तान बना रखा है। ये किसको समझ आएगी मुझे नहीं पता। उनका करियर स्ट्राइक रेट आपको आगे चल के मैं बताऊँगा क्या रहा है, और जिस बाबर को रिप्लेस करने के लिए वो आए थे उसके मुकाबले में वो 107-8 के स्ट्राइक रेट से मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे। और जो उनकी लेजेंडरी डिसीजन मेकिंग आज हमने देखी है, जिसमें जब वो देखते हैं कि सारा मोमेंटम बना होता है, तो पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट हुसैन तलत को भेजने के बाद खुद आ जाते हैं और आज भी वो खुद ही ट्राई करते हैं। वो कहते हैं छोड़ो हारिस को, बेशक वो भी नहीं चल रहा, और शाहिनशाह को भी छोड़ो, कैमियो खेल के चला भी जाता तो इसमें क्या है। मैंने तो अपने 30-40 बनाने हैं ताकि मैं जस्टिफाई करूँ अपनी बैटिंग को, लेकिन वो आते हैं और दोबारा से चंद ओवर्स एब्जॉर्ब करके आसमान का नज़ारा करा के कैच दे के चले जाते हैं। फिर बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस हिस्टोरिक कोलैप्स के बाद कुछ ना कुछ उम्मीद वहाँ से हुई, और उसमें आप देख लें कि 17th ओवर में उन्होंने हारिस रऊफ़ को ओवर दे दिया, और अबरार का स्पेल जो कि अपनी पीक पर जा रहा था, प्रेशर मेंटेन था, बेवजह उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि हॉरिबल डिसीजन, बिगेस्ट एरर ऑफ द गेम, और बिल्कुल माइंडलेसनेस हमेशा की तरह। सो वी कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ लूजिंग टू इंडिया इन दीज मैचेस। उसकी वजह यह है कि जिस किसी को भी उम्मीद थी, ये तो आज इंडिया की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि वो मैच हार जाएं, अदरवाइज़ ये दिस मैच वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि जब आप 30-35 रन आखिरी 10 ओवर्स में करके 9 खिलाड़ी आपके आउट हो जाएं, उसके बाद मैच नहीं बचता। बट आई डोंट नो व्हाई दे केम सो मच अंडर प्रेशर कि 4 विकेट्स गिरा के 18वें ओवर तक दे हैड 6 विकेट्स इन हैंड, उसके बावजूद इतने प्रेशर में वो खेले हैं। वो और बात है कि इस वजह से आपको लगा कि शायद कंपटीशन मेंटेन हो गया, बट वी नेवर हैड एनी कंपटीशन विद देम। उसकी वजह है कि प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी वो डीप रूटेड हैं। हमारे उनकी तरह का रणजी ट्रॉफ़ी खेल के या IPL खेल के आने वाला लड़का नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो वो है कि जिसकी जगह भी नहीं ना होती टीम में, उसको उठा के कप्तान बना देते हैं। यही किसी दौर में अज़हर अली साहब के साथ हमने किया था, यहाँ पर भी हमने यही किया है। और फिर म्यूज़िकल चेयर मुल्क में पॉलिटिशियंस का भी चल रहा होता है, कप्तानों का भी चल रहा होता है, सेलेक्टर्स का भी चलता है, PCB के अंदर चेयरमैन्स का भी चलता है। तो ये चीज़ें जनाब कि आज की जो परफॉर्मेंस है, इस पर अब क्रिकेट के तजिए करना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन जो डीप रूटेड इशूज़ हैं जो बोर्ड के अंदर, और इसके साथ साथ ये कि जो कौम रिपीटेडली ये एक्सपेक्ट करती है कि नहीं आज शायद कुछ कर दें, आज जो है वो कुछ हो जाएगा, तो उसकी वजह ये है कि ऑन पेपर जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, उसके ऊपर ही मैचेस जीते जाते हैं ना। तो आज अगर हम उसकी बात करें तो रिपीटेड ह्यूमिलिएशंस, पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व हुई। पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में उन्होंने हमारा वेन्यू छीन के हमें दुबई बुलाया, वहाँ से हरवा के वापस भेजा। इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बोला कि हम अपनी फ़ौज को विन डेडिकेट करते हैं, पहलगाम टेरर अटैक का नाम ले लिया, हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद ह्यूमिलिएशन क्यों? क्योंकि जज्बात से तो सारी चीज़ें नहीं होती ना। वहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और जो टफनेस चाहिए वो तो बिल्कुल लैकिंग है। और वो क्यों लैकिंग है? आज के मैच को तो चलें आप छोड़ ही दें, उसकी वजह यह है कि अगर ये कोलैप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको नरेट करें तो साहबज़ादा फ़रहान और फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद 14 साइम, मोहम्मद हारिस 0, सलमान आगा 8, हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज़ 6, शाहिनशाह अफरीदी 0, फ़हीम अशरफ 0, हारिस रऊफ़ 6। तो इतना खूबसूरत ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी का सेल नंबर होता है ये, अगर आप देखें ना इसको। तो ये कमाल करने के बाद पूरे टूर्नामेंट का पता क्या होगा, अब हर कोई बड़ा मुतमईन प्ले करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे चले हम फाइनल में तो हारे हैं ना क्लोज मैच खेल के, लेकिन आपके पल्ले क्या है, एक श्रीलंका से मैच आपने जीता, और वो भी किस तरह जीता, लोअर ऑर्डर में आके 30-40 रन करके बॉलर्स ने आपको फंसवा के दे दिया। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपसे पावर प्ले में कुछ नहीं हुआ, वो भी आपको डोमिनेट करते रहे। कोई एक कन्विंसिंग विक्ट्री बता दें जो आपको मिली हो? नहीं। टीम तो वो होती है जो मैदान में उतरे और लोग कहेंगे ये फेवरेट्स हैं।
तो बांग्लादेश को हराने के बाद ऐसे हवाओं में मुक्के लहराए जा रहे थे जैसे पता नहीं पीक ऑस्ट्रेलिया आ गई होती है। तो ये मीडियोक्रिटी कहाँ से आई, इसकी बेसिस क्या हैं, इसके लिए आज के मैच से आगे बढ़ के ज़रा डीपर इश्यूज़ की बात करते हैं। अब आ जाएँ की टेक अवेज़ के ऊपर। तो पाकिस्तान जो एक चीज़ नहीं सीखता, चाहे वो जीते या हारे, उसके बावजूद ये टेक अवेज़ जो हैं हमें इसको सीरियसली इसीलिए लेना है कि ये हर मरतबा नहीं होना चाहिए कि अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द टीम पे हम नाचते रहें और कहें कि ऐसी टीम है जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता ये क्या करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये टीम जीतेगी, ये है ही इस तरह की। वैसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि शॉर्ट टर्मिज़म का इतना बड़ा मसला है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन पाकिस्तान का क्या है तो किसी को भी नहीं पता क्रिकेट में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें या क्रिकेटिंग उनकी फ़िलासफ़ी देखें, वहाँ पर 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं। 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान होगा कि इन 5 सालों में क्रिकेट टीम ने क्या अचीव करना है, इसके टारगेट्स क्या हैं, किन प्लेयर्स को, किन कैप्टन्स को स्टिक करना है और आगे लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। यहाँ प्लेयर जो है वो अपोजिशन से पहले अपने बोर्ड के ख़िलाफ़ खेल रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर 50 ना मारी 3 मैचेस के बाद तो बाहर निकाल के फेंक देंगे हमें। सो दे आर अंडर हीप्स ऑफ प्रेशर और कॉन्फिडेंस ही बर्बाद हो जाता है जब वो फील्ड पे आते हैं। क्योंकि फील्ड पे जब वो आते हैं तो वो इस मेंटालिटी से नहीं आते जो किलर इंस्टिंक्ट होती है, बल्कि वो अपने आप को सेव करने और अपनी जगह बचाने का सोच रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी के मारे हुए होते हैं। तो पीसीबी का 5 साल का प्लान क्या है? कुछ भी नहीं। 2019 से लेकर 2025 तक 3 मरतबा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज कर चुके हैं। इमरान खान साहब आए, उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो उसको बंद करके रीजनल की बात कर दी। फिर वो गए तो रीजनल को फिर वापस लेके आ गए, फिर वो चेंज कर दिया गया। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, इंग्लैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में शील्ड क्रिकेट और इंग्लैंड में काउंटी तकरीबन 1 सदी से जारी है और वो स्टिक कर रहे हैं, इसको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। हमारे यहाँ हर 3 साल बाद ये होता है कि नया निज़ाम लेके आ जाओ। वही बात, कभी मुल्क में सदारती निज़ाम की बात हो रही है पॉलिटिक्स में, कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कभी खिलाफत की बात होना शुरू हो जाएगी, कभी कोई बात होगी। कंसेंसस ही किसी बात पे नहीं है। क्रिकेट भी उसी डिटीरियोरेशन का शिकार है, उसी जो है वो बर्बादी का शिकार है जो सियासत पाकिस्तान की शिकार है उसका। कोचिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो लोअर लेवल है उस पर वो इतना पुअर है कि वो टैलेंट फर्निश हो ही नहीं सकता। अब ये टैलेंट का आर्ग्यूमेंट बहुत होता है, मोहम्मद हफीज़ ने भी ये बात की और लोगों ने बात की कि टैलेंट है या नहीं, इस डिबेट में अपना हिस्सा डाला। तो टैलेंट तो इमर्ज करता रहा, लेकिन उसको बाद में पॉलिश करने का जब वक्त आता है तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मिसाल दूंगा ज़मान खान, हु वाज़ अ ग्रेट फास्ट बॉलर हु स्टिल प्लेज इन द डोमेस्टिक सर्किट PSL। नहीं कुछ बन सके। अगर ये किसी और मुल्क के पास होते तो शायद वो मलिंगा की तरह पॉलिश करके उससे जो है ना ब्लॉक और योकर्स करवा रहे होते लास्ट ओवर्स में अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए। हमने गायब कर दिया। एहसानुल्लाह है हमारे पास, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर था। ही वॉज टॉल एंड ही यूज्ड टू रन इन, और बहुत डेंजरस किस्म का पेस और स्विंग करता था। शोल्डर की इंजरी हुई, बाज़ार से सर्जरी करा ली जाके, करियर ख़त्म हो गया। जुनैद खान के साथ हमने क्या किया, इतना टैलेंटेड लड़का था, वो भी ख़त्म कर दिया। बहुत से बैट्समैन भी इस तरह हम नहीं उनको वो कॉन्फिडेंस दे पाए। खालिद लतीफ़ की मिसाल है, शाहज़ेब की मिसाल है, ठीक है, तो शर्जील खान की मिसाल है। ये सारे प्रॉस्पेक्ट थे ना जो आपके, जो इतने मैसिव हिटर्स थे बॉल के, लेकिन इनको साइकोलॉजिकली ट्रेन नहीं कर पाए तो इंटरनेशनल एक्सपोजर जब उनको मिला वो फ्लॉप हो गए, बैक नहीं किया उनको। तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ये प्लेयर मोराल को इतना डाउन कर देती है, क्योंकि मुझे अगर पता है कि मैं मैचेस खेलने जा रहा हूँ, मुझे 4 साल बाद मौका मिला है और मेरे पास 2-3 मौके हैं, अगर मैंने ना अवेल किया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा। फवाद आलम को आप देख लें, क्या बना उसका, क्या उसके टैलेंट को यूटिलाइज़ किया पाकिस्तान ने? नहीं किया। असद शफीक के टैलेंट को यूटिलाइज़ किया? नहीं किया। नाम लेता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे होता क्या है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड से लड़ते हैं, ऑपोजिशन से नहीं लड़ते, और बोर्ड भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट जीतने की पॉलिसी नहीं बनाता, प्लेयर्स को हंट करने की पॉलिसी बना रहा होता है। और इस वजह से एक इंटरनल बैटल में कंज्यूम हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम सारी, और वो अप्रोच में भी आपको दिखाई देता है। अब स्ट्राइक रेट्स की अगर मैं बात करूँ, अब सलमान अली आगा साहब इस करंट एशिया कप के अंदर आज के मैच से पहले 5 मैच खेले, 45 रन बनाए। स्ट्राइक रेट क्या है? 76 का स्ट्राइक रेट है। ये कप्तान है टीम का जो कि मॉडर्न क्रिकेट खेलने आया था, और पिछले मैच में भी 23 बॉलों पे 19 स्कोर किया। वो तो आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने लास्ट मोमेंट पे जाके बैटिंग से 50-60 रन एक्स्ट्रा किया, बांग्लादेश नीचे लग गया, अदरवाइज़ उसमें भी हार गए थे आप। साइम अयूब की आज के मैच से पहले की परफॉर्मेंस, 6 इनिंग्स में 23 रन, 23 रन्स किए सिर्फ। स्ट्राइक रेट क्या है? 85 का, जो सबसे ज़्यादा हमारा डेंजरस बैट्समैन था। पावर प्ले का पाकिस्तानी टीम का एवरेज स्कोर क्या है? 44, 36 बॉलों पे 44, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। T20 के पूरे करियर में सलमान आगा का स्ट्राइक रेट है 118, और जिसको वो रिप्लेस कर रहा है वो बाबर आजम है जिसका स्ट्राइक रेट था 130। तालियां बजाएं अब। शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा है इस बार, जो आपके जो प्राइम के बैट्समैन हैं उनसे भी ज़्यादा है। तो हर चीज़ ही गंगा उल्टी बह रही है यहाँ पे।
फिर ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है बोर्ड के अंदर। अब रिसेंटली ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2 सालों में $21 मिलियन की, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट नॉट मी, स्पॉट हुई हैं। $21 मिलियन की इरेगुलरिटीज़ करेगा। शाहीन को लाओ, उसको निकाल दो, रिजवान को लाओ, उसको निकाल दो, बाबर को लाओ, उसको निकाल दो, अब सलमान आगा को लाओ, देखो कब तक चलता ही है। 3 चेयरमैन बदले पिछले 4 सालों में और सिलेक्शन कमेटियाँ तो दर्जनों बदली, तो रिज़ल्ट फिर क्या होता है? वो बहुत बुरा ही होता है रिज़ल्ट। और दूसरा ये है कि प्लेयर को साइकोलॉजिकली इतना टफ़ नहीं कर पाते कि वो बड़े मोमेंट्स में या फिर एक साइकोलॉजिकल अप्रोच के साथ मैच जीते, ना कि सिर्फ अपने रॉ स्किल के साथ तुक्का लग गया तो ठीक है वरना नहीं। उसकी वजह ये है, शहरयार खान की किताब मैंने पहले भी रेकमेंड की थी, क्रिकेट कॉल्ड्रन, ज़रूर पढ़ें आप सब। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रॉट है ना उसको स्पॉट किया है। एंड आई सैल्यूट द मैन फॉर सेइंग एंड राइटिंग थिंग्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से और राइट इन टुडेज़ पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद में फतवेबाजी शुरू हो जाती है। तो ये जो फ़िरका वारियत टीम के अंदर फैली हुई थी ना, इस पे शहरयार खान ने जो बातें की हैं वो पढ़ने के लायक हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि कोई क्रिकेटर पाकिस्तान का किताब नहीं पढ़ता। अब आप कहेंगे उन्होंने पेपर तो नहीं लिखने हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना तो नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड में अगर आप उस फील्ड की रेलेवेंट लिटरेचर को नहीं पढ़ रहे तो आप स्टूपिड ही रहेंगे। आपका रॉ टैलेंट आपको बहुत देर तक साथ नहीं दे सकता, उसकी एक लिमिट होती है। उसके बाद में फर्निश टैलेंट चलता है सिर्फ, वरना आप मारे जाते हैं। मिसाल देता हूँ, जो दुनिया क्रिकेट को रूल करने वाले मुल्क हैं जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनके जितने प्लेयर्स होंगे ना उनकी अप्रोच आपको किसी हद तक पहले की अप्रोच पढ़ने के बाद डेवलप होती हुई दिखाई देगी। दे यूज़ टू रीड बुक्स। मिसाल देता हूँ राहुल द्रविड़ की, हिस्ट्री में मैसिवली इंटरेस्टेड थे और साइकोलॉजी पढ़ा करते थे। ही यूज़ टू लव बुक्स। उनके इंटरव्यूज़ सुनिए जाके। शेन वॉटसन की मिसाल देता हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पैशनेट रीडर थे, किताबें कोट करते थे अपने इंटरव्यूज़ में। स्टीव वॉ की बात करूँ तो वो राइटर भी थे, ट्रैवल डायरीज़ लिखते थे, एंड ही यूज़ टू लव रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, चलें आप गोरों को छोड़ दें। संगाकारा की मिसाल देता हूँ, जो श्रीलंका के एक प्राइम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रह चुके हैं। MCC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का उनका लेक्चर सुन लें जाके, एकेडमिक रेफरेंसेस से भरपूर है। एंड ही लव्स रीडिंग एज वेल। इतना आर्टिकुलेट आदमी है और इसीलिए उसकी जो अप्रोच थी बैटिंग को लेके वो भी प्रॉपर साइंस थी। उससे जान छुड़ाना अजाब बन जाया करता था व्हेनेवर ही यूज्ड टू बैट। हमने यहाँ पे क्या पैदा किया? मिनोस, छोटे दिमाग।